वेलकम फ्रेंड। तो कल हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल था, कल हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो आज हम उससे आगे जाएंगे। तो आई थिंक आज हम उससे आगे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में देखेंगे। तो देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ सेपरेशन भी कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें गमेट का सेपरेशन होता है। तो ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, हम इसमें देखेंगे। तो ठीक है, फिर स्टेटमेंट क्या बताता है, स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे हम कि स्टेटमेंट क्या बताता है। ठीक है, स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि स्टेटमेंट क्या बताता है। तो देखो, स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ अ सेकंड लॉ ऑफ मेंडल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेपरेशन। बिल्कुल सही है, ये मेंडल का सेकंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ हमने देखा था कि क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, सेकंड वाला है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, थर्ड वाला है। तो इन तीनों को हम एक क्रॉस में डालकर किस तरह से हम इनका स्टडी करते हैं और कंसेप्चुअल समझने के लिए वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट उनका बहुत ही खास है, इट इज़ ए सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ है और इसको लॉ ऑफ सेपरेशन भी कहे जाते हैं। सेपरेट होना मतलब क्या, एक दूसरे से अलग होना, इतना तो याद है ना। तो ठीक है, ये था सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है कि ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर्स गेट सेपरेटेड एंड ट्रांसफर इनसाइड ए डिफरेंट गमेट। तो देखो क्या होता है जब ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन, मतलब मान लो, देखो मान लो कि हमने क्रॉस देखा था। ठीक है, एक क्रॉस देखा था हमने कि हाइट ऑफ प्लांट कंसीडर हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो अध्ययन किया वाला है और हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से देख रहे हैं। तो ठीक है, फिर जब हम कैपिटल टी का क्रॉस करते हैं स्मॉल टी के साथ, मतलब डोमिनेंट पेरेंट आर क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो अब ये जो कैपिटल टी है, जब हम इसके गमेट निकालते हैं ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन, कैपिटल टी दोनों से अलग हुए, तो इसका परसेंटेज कितना होगा। मान लो एक स्मॉल टी जो ये जो है कैपिटल टी मान लो ये 100% है, तो ये स्मॉल टी होगा 50% और ये होगा 50%। मतलब दोनों भी इक्वल प्रोबेबिलिटी में होते हैं, दोनों भी इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। तो ये गमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से ये सेपरेट हो जाते हैं और दोनों का परसेंटेज बिल्कुल एक जैसे समान होता है। ठीक है, ठीक है। और जैसे कि हमें F1 का फाइनल प्रोडक्ट निकल जाता है, F1 का फाइनल प्रोडक्ट निकल जाता है, तो फिर क्या वहाँ पर हमें इन प्रोडक्ट मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये भी 50-50% होते हैं अपने एक दूसरे की कंपैरिजन में भी ये भी क्या होते हैं, तो 50-50% होते हैं। क्या होते हैं भैया, तो 50-50% होता है। आई होप आपको ये दो स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे कि हमने क्या कहा इस पर। ये सेकंड लॉ है भाई, और या गमेट फॉर्मेशन होते समय क्या होते हैं, एक दूसरे से ये अलग हो जाते हैं। गमेट फॉर्मेशन समय क्या हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ठीक है, गमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखो, ईच गमेट रिसीव ओनली वन पेयर ऑफ फैक्टर, सो गमेट आर अ प्योर फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो बिल्कुल से हमने कहा ना कि ईच गमेट रिसीव ओनली वन पेयर ऑफ फैक्टर। तो देखो, हर कोई गमेट क्या करता है, ईच गमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर ऑफ अ पेयर में से सिर्फ एक ही फैक्टर को वो उठाता है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर बात कर रही थी कैपिटल टी स्मॉल टी, जो एंड प्रोडक्ट निकला था, जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मान लो 50% है और ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो दोनों भी अलग अलग पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक प्योर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर स्मॉल टी जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर बन गया भैया, हमने इससे पहले ही के क्रॉस में डिस्कस करा है। और स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, तो उनका कहना है कि ईच पेयर ऑफ रिसेसिव ओनली वन पेयर ऑफ फैक्टर, एक पेयर में का एक जो गमेट है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूरीफाई ऑफ गमेट और सेग्रीगेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, गमेट का प्यूरीफाई हो रहा है। प्यूरीफाई मतलब उसको आप सेग्रीगेशन कह सकते हैं, सेपरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको आप सेपरेशन कह सकते हैं और सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो, देयर इज़ अ नो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। मतलब ओवरऑल सब केस में हमें दिखाई देते हैं, मतलब हर एक किसी में ये होता ही है। मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको कहीं अप्लीकेबल नहीं हो सकता है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, गमेट का फॉर्मेशन जब होता है तो एक दूसरे से इनको सेपरेट होना ही होना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अ टोटली डिपेंड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है भैया कि हमने इससे पहले भी देखा था, क्या था, इससे पहले हमने डोमिनेंट लॉ देखा था और अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं। दोनों रिलेटेड किससे है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। दोनों रिलेटेड है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। अब क्यों है कि वहाँ पर हमने देखा था कि एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करा है, दूसरा नहीं करा, तो बन गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। और उसके बाद जब हम सेल्फिंग कर रहे हैं F1 जनरेशन की, देखेंगे हम आगे, जब सेल्फिंग कर रहे हैं हम F1 जनरेशन की, सेल्फिंग कर रहे हैं खुद के साथ, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं एट अ टाइम ऑफ ड्यूरिंग अ गमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दिस इज लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ। ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है, मतलब हमने कहा कि देयर इज़ नो एक्सेप्शन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये क्या बन गया भाई, यूनिवर्सल लॉ है। ये तीनों में से क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो उसके बाद देखो कि उसके बाद का स्टेटमेंट है कि डायहाइब्रिड क्रॉस, इन दिस क्रॉस मोर देन वन कैरेक्टर इज कंसिडर एट अ टाइम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का हो गया, फर्टिलाइजेशन का बात ये की। तो ठीक है, तो देखो भैया, जब हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तब हमने आपको आसान सी भाषा में कहा था कि क्या होता है भैया, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, सॉरी, व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर एट वन टाइम। जब हम एक समय पे दो कैरेक्टर को इनहेरिटेंस करते एक जनरेशन से आने अगली वाली जनरेशन में, तो हम उसको क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, फिर उसका भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे ये लॉ समझने के लिए। ठीक है, उसका भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे, उसका भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। तो एक्चुअली मेरे सर का चैनल है। ठीक है, तो अब हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे कहेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, क्या 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 समझ में आया आपको कि भाई देखो क्या हो रहा है, इसको लॉ सेकंड लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और जब गमेट ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन होते हैं अपने आप को ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। तो ठीक है, तो फिर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट हुए तो दोनों की परसेंटेज 50-50% हो गई। ठीक है, अब दोनों की 50%, दोनों क्या हो गई, 50-50% परसेंटेज में आ गई। और एक मज़ेदार बात है, ये हम क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी कर रहे हैं, मतलब एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे 50-50% मिलेंगे। जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस में पता है आपको क्या होता है, तो हमें पता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने जब क्रॉस की स्टडी करी थी तो हमने वहाँ पर डिस्कस करा था कि क्या करे थे हमने, येलो राउंड के साथ ग्रीन व्रिंकल को स्टडी किया था हमने। ठीक है, एक कैरेक्टर उठाया था हमने, सीड ऑफ कलर एंड सीड ऑफ शेप, जिसमें राउंड एंड व्रिंकल थे। और ठीक है, तो वो हमने उठाया था और येलो और ग्रीन थे, ये थे कलर ऑफ कटेडोन। ठीक है, तो देखो ये सीड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो ये हमने वहाँ पर क्या करा था, इसकी स्टडी करी थी। ठीक है, तो फिर जब हमने डोमिनेंट कैरेक्टर को रिसेसिव कैरेक्टर के साथ स्टडी करी थी, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर। ठीक है, ये था येलो राउंड, ये था आपका ग्रीन व्रिंकल। ठीक है, तो इससे जो हमें F1 जनरेशन मिली तो वो हमें मिली थी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, जो था येलो राउंड, ऑल आर येलो राउंड। F1 जनरेशन में हमें क्या मिले थे, ऑल आर येलो राउंड। तो ठीक है, तो देखो अब ये हमारा F1 जनरेशन का एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, येलो राउंड है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने आपके पास, दो है, सॉरी, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस आपके पास दो है। तो ठीक है, गमेट कैसे निकालते हैं, तो उसका एक आसान सा फार्मूला हमने आपको बताया था। हमने बताया था, क्या था भाई, वो था 13142324। अब वो कैसे, मान लो ये कैपिटल वाई जो है ये एक है, ये स्मॉल वाई दो है, ये कैपिटल आर तीन है और ये स्मॉल आर चार है। तो ठीक है, पहले एक तीन मतलब क्या, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, मान लो एक फोर मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। और 2 3 मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर, मतलब थर्ड क्या था, कैपिटल वाई स्मॉल आर। और नेक्स्ट क्या है, 2 4 मतलब स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हो गई कमेंट, मतलब हमारे पास क्या, चार तरह के डिफरेंट कमेंट मिले। तो देखो भैया, नॉर्मल सी बात है, जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी कर रही थी,
कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिले थे, तो वो दोनों एक दूसरे से 50-50% थे। तो आप 100 में से 4 हिस्से कर दो, 100 में से 4 हिस्से कर दो, कितने मिलेंगे? 25%। कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? तो 25% ऑफ ईच। जब डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो दोनों भी क्या हमें 25% ईच, मतलब इनफैक्ट हम ऐसे कहना चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जब बात आती है तो हर ये इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। फिर वो बात मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो तो 50-50 मिलेंगे, यदि डायहाइब्रिड क्रॉस है तो आपके पास 4 डिफरेंट तरह के गमेट मिलेंगे, तो वो एक दूसरे से 25% होंगे। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होंगे? तो 25% होंगे। तो ठीक है, 25% होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।